ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम खराब करे काम की बात करते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 1 सीए इंटर ऑडिट, चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के आईसीएस स्टडी मटेरियल के थियोरेटिकल क्वेश्चंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। अब डिस्कशन करने की जरूरत क्यों है? अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोलो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, स्पेसिफिकली टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत प्यारे लेवल के हैं, ठीक है, बट उनके आंसर उतने ही खराब लेवल के हैं। मतलब आपसे तो एग्जाम में आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि हम केस स्टडी बना के देंगे, बच्चा बढ़िया तरीके से आंसर लिखेगा, एनालिसिस लिंकिंग करेगा क्वेश्चन से, कंक्लूजन लिखेगा, और जब खुद के आंसर्स की बात आती तो एक एक दो दो लाइन में आंसर लिख देते और बोलते थे रेफर कर लो इस पैराग्राफ को, रेफर कर लो इस पैराग्राफ को। बच्चों की प्रैक्टिस कैसे होगी? तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं। वीडियो काफी छोटा होगा, बिल्कुल काम की बात करेंगे, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ में कैसे आंसर्स आपको एग्जैक्टली प्रेजेंट करने हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात और, केस स्टडी बड़ा ही हवा बना हुआ रहता है, कैसे सॉल्व करे, कैसे उनको आंसर प्रेजेंट करे। तो आप जैसे ही ये वीडियोस की सीरीज देखोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इवेंचुअली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, हमें आंसर कैसे लिखना है, हमें लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है, हमें क्वेश्चन की कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने आंसर में रेफरेंस देना है। ऑटोमेटिकली आप ग्रेस्प कर लोगे, ठीक है। तो बने रहना। और एक और छोटी सी चीज, मेरा एडिटर साहब बोलता है वीडियो को लाइक करेगा बच्चा तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेगा तो भाई भलाई होगी उसकी, एग्जाम में एग्जामिशन लेके आएगा वो। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं नहीं, मेरा एडिटर बोल रहा है, ठीक है, उसकी बात समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आईसीएस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एक छोटी सी बात और, जब आपको मैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो आपको दिखेगा दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जब टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे तो वो छः छः सात सात लाइन के क्वेश्चंस होंगे, और वहां पे मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन में कुछ बताने लायक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चूजिंग ऑफ appropriate accounting policy in relation to accounting issue is responsibility of management, do you agree? आपसे पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? आंसर इज यस, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्कस ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी है। पहले तो पूछा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी, चूजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आंसर इज यस, ठीक है। दूसरा पूछा है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बता दो, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बता दो। तो देखो ऑडिटर दो चीजें देखता है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है, और अगर कंसिस्टेंटली नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गए। हाँ सर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गए तो उसके लिए वो एपीडी देखता है। व्हाट इज एपीडी? अकाउंटेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। सिंपल है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्रोप्रिएटली चूज करना, उनको अप्लाई करना। ऑडिटर क्या देखता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है, फर्स्ट पॉइंट। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई है, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो ऑडिटर क्या देखता है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंजेस है वो एपीडी हुए क्या, अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुए क्या, ठीक है। उसके बाद में एक और बेसिक बात, अगर ये चेंज अप्रोप्रिएटली नहीं हुए तो भाई वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट को बेसिकली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, और उनको सजेशन भी देगा कि भाई क्या बेटर हो सकता है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बेटर है एज पर द रिक्वायर्ड एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। अच्छा, देन सपोज करो मैनेजमेंट सही से अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटेड प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उसके इम्पैक्ट मतलब उसके कारण कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे, क्वालिफाइड
या एडवर्स? क्वालिफाइड कब करते हैं? बताओ भाई बताओ। जब बस मिसस्टेटमेंट हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। और एडवर्स कब करते हैं? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस परवेजिव वाली कंडीशन हो। ठीक है। अच्छा, डिस्क्लेमर वाला ऑप्शन कभी नहीं आएगा। गलती से लिख भी मत देना, एग्जामिनर जैसे ही देखेगा बोलेगा बच्चा रट्टाफिकेशन करके आता है। डिस्क्लेमर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में ऑब्वियसली चार्टेड अकाउंटेंट को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, इसलिए डिस्क्लेमर का ऑप्शन यहाँ पे बनता ही नहीं है। ठीक है। पूरा क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर समझा दिया, क्या क्या पॉइंटर्स हैं यहाँ पे। अब अपन अपने आंसर को एक बार रीड करते हैं। हाउ टू प्रेजेंट particular points in exam. Yes, choosing of appropriate accounting policies is the responsibility of the management. First point. Second, duties of auditor in relation to accounting policy. दो बातें यहाँ पे आपको लिखने की है। क्या क्या? Whether accounting policies are consistently applied in the current year. And second, whether there is any change in accounting policy, and if yes, auditor need to check whether change in accounting policy is properly accounted, presented or disclosed in accordance with the applicable FRF. ये आपकी कीवर्ड हो जाएगी। ठीक है। If the accounting policies are inappropriate or lead to misrepresentation, the auditor must communicate the issue with the management, suggest corrective actions. ठीक है। और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेट्स से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसके कारण, है ना। तो आप क्या करोगे भाई? आप क्वालिफाई करोगे या मॉडिफाई की जगह एडवर्स वर्ड यूज करो, एडवर्स करोगे। ठीक है। मतलब मॉडिफिकेशन में या तो क्वालिफिकेशन करोगे या आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज योर बेसिक पॉइंट। आप इस तरीके से आंसर को आर्टिकुलेट करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Assurance engagement are not restricted to audit of financial statement alone. Discuss. Obvious सी बात है। देखो, अश्योरेंस में क्या क्या 3 चीजें आती है, पहले तो ये अपन अपने यहां पे लिख लेते हैं। अश्योरेंस में पहले ऑडिट आता है, रिव्यू आता है, एंड तीसरा होता है आपका अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, ये ऑडिट और रिव्यू किसके होते हैं भाई? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और तीसरी कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी हो गई बेसिकली, और ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई। अब पहले तो ये चीज समझो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एग्जाम में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यही क्वेश्चन, तो आप केवल ये बता के आ जाओगे ना पूरे नंबर नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑडिट भी एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, आपको रिव्यू भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपके स्टडी मटेरियल का एक टॉपिक है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो भी आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है। डन? क्लैरिटी? चलो अब एक बार देख लो। ऑडिट एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। सबसे पहले मैं आपको नोट पढ़वा रहा हूँ। एक क्वेश्चन कम्स इन 4 मार्क्स, देन एक्सप्लेन ऑल टाइप्स इन डिटेल। ठीक है। वरना अपन ने तो यहाँ पे बस एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल्स टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट कैसे होती है? रीजनेबल। रिव्यू में कैसी होती है भाई? लिमिटेड होती है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये अदर देन वाले केस है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम अजम्पशंस के बारे में बताते हैं, अजम्पशंस के बारे में ओपिनियन देते हैं। तो प्रोवाइड अश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशंस फॉर्मिंग बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर, एंड रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन। वी प्रोवाइड अश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। आपके 3 चीजों का आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनेगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो। सर ये फोर्थ का नहीं करना क्या? नहीं, फोर्थ का सी फाइनल का डिस्कशन है। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ये सी फाइनल का डिस्कशन है। ठीक है। बस ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा इफ क्वेश्चन कम्स इन 4 मार्क्स। डन? बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। आगे बढ़े। देन assurance engagement involves a 3-party relationship. Discuss meaning of 3 parties in such a engagement. अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों के मीनिंग बता दो। आपका शॉर्ट फॉर्म इसके लिए रहेगा RIP, रिप।
आर से क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आई से क्या हो गया, इंटेंडेड यूजर, एंड पी से क्या हो गया, प्रैक्टिशनर। पहले तो ये तीन आपको ये निमोनिक या एक वर्ड ध्यान रख लो, रिप, उससे आपको ये तीन नाम याद रह जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आई फॉर इंटेंडेड यूजर, पी फॉर प्रैक्टिशनर। पहला पॉइंट तो ये, अब तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कौन होता है मेरे भाई, प्रैक्टिशनर वो होता है जो अश्योरेंस देता है, वो प्रोवाइड्स द अश्योरेंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा के चला करो मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट का क्या काम करता है, सो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पर अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है ना, तो वी यूज द वर्ड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। एंड फाइनली इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर वो लोग होते हैं जिनके लिए फाइनली ये अश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है, फॉर वूम एन अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दीज पर्सन में यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजंस, दैट कैन बी स्पेसिफिक यूजर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है, ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही है। फर्स्ट प्रैक्टिशनर जो अश्योरेंस रिपोर्ट बना रहा है, जो अश्योरेंस दे रहा है, सेकंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करती है, एंड थर्ड इंटेंडेड यूजर जिनके लिए रिपोर्ट बनती है, जो बेसिकली डिसीजंस लेते हैं रिपोर्ट पढ़ के, ठीक है सर। बट इसके साथ में आपको एक और छोटी सी पॉइंट एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिशनर और ऑडिटर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल बोलता हूं, अश्योरेंस क्या होती है, एक ब्रॉडर टर्म होती है, जिसके अपन ने तीन कैटेगरी पढ़ी थी भाई, ऑडिट, रिव्यू एंड अदर देन हिस्टोरिकल। अब ऑडिट तो इसका पार्ट हो गया। अब जब आप ऑडिट की बात करते हो ना, तो आप ऑडिटर वर्ड यूज करते हो, और जब आप अश्योरेंस बड़े की बात करते हो ना, पूरा ब्रॉड लेवल पे बात करते हो ना, तो यू यूज द वर्ड प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब प्रैक्टिशनर तो सारे एरिया कवर कर रहा है, ऑडिट भी कर रहा है, रिव्यू भी कर रहा है, अदर देन हिस्टोरिकल भी कर रहा है। बट जब मैं ऑडिटर वर्ड की बात करता हूं ना, तो ऑडिटर तो केवल बस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। डन, ये बेसिक डिफरेंस है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिट, broader than auditor. Audit is related to historical information, whereas practitioner may provide assurance. Not necessary, इंग्लिश आनी चाहिए भाई, नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल, मतलब कि अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी डील करता है प्रैक्टिशनर, इंग्लिश नॉट नेसेसरी, ठीक है, इस पे फोकस करना। डन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एक्सप्लेनेशन था, आपको पूरे नंबर स्कोर करने हैं, तो आपको तीनों का एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ में प्रैक्टिशनर और ऑडिटर के बीच में बढ़िया सा डिफरेंस भी आपको बताना है। डन, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसको भाई मार्क कर दो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए कैटेगरी का क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। क्या क्वेश्चन है, अ चार्टेड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट। सीए को बोला है कि अकाउंट्स चेक करो, स्पेसिफिकली बोला है कि भाई फ्रॉड एग्जिस्ट करता है क्या, उसके लिए चेकिंग करो। स्टेट विथ रीजन वेदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि बताओ क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस का पार्ट है, क्या क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस की कैटेगरी में आता है क्या। तो आप कैसे इस आंसर की तरफ बढ़ोगे भाई, 4 नंबर का आ जाता है, क्या सीधे कंक्लूजन पे आ जाओगे, नहीं सर। पहले हम क्या करेंगे, हम रीजनेबल अश्योरेंस को समझा देंगे, रीजनेबल अश्योरेंस को समझा देंगे, दैट इज आप बेसिक ऑडिट की डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है भाई, आप ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात करते हो, बोलते हो कि भाई क्या कोई मिसस्टेटमेंट है, क्या क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, आप ऐसी बातें करते हो, आप ओपिनियन देने की बातें करते हो, ठीक है, मेनली आप ओपिनियन देने की बातें करते हो इस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉड का एंगल, तो आप यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस में एक चीज और क्या बोलोगे कि हमारा काम क्या, ओपिनियन देना है, वी आर नॉट स्पेसिफिकली डूइंग ऑडिट टू डिटेक्ट फ्रॉड, ये चीज आप मेंशन करोगे। अब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली फ्रॉड के लिए बोला, तो अब आप बताओ कि ये किसका पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है, ये क्लियरली बताओ। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन इन्वेस्टिगेशन, इसको डिफाइन कर दो, एंड फाइनली अपना कंक्लूजन लिख दो।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? इस तरीके से आप अलाइन करोगे अपने आंसर को तो 4 में से 4 मिलेंगे। सीधे आप बोलोगे कि नहीं भाई ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कंक्लूजन दे दोगे, वो एग्जामिनर क्या बोलेगा, यार इसको अभी तक आंसर लिखने समझ में नहीं आया। ठीक है, आप आई से स्टडी मटेरियल खोलना, आई से स्टडी मटेरियल सीधे एक एक दो दो लाइन के आंसर लिखता है यहाँ पे। ठीक है, पर वो आंसर आपके लिए लायक नहीं है, वो आपको बढ़िया से आंसर लिखने पड़ेगा। आई से स्टडी मटेरियल मान के चलता है, बच्चे को सब आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, अच्छे से आंसर लिखने पड़ते हैं। चलो आंसर देखो। सो नो, फर्स्ट क्या लिखा हमने, नो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। In a reasonable assurance engagement, chartered accountant provide a high level of assurance that financial statement or a subject matter are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Examples include a statutory audit performed under recognized auditing standard. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसकी बात करो। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, द असाइनमेंट डिस्क्राइब्ड checking for fraud specifically does not align with the broader scope of a reasonable assurance engagement, as it focus solely on detecting fraud rather than providing overall assurance. क्वेश्चन में बोला फ्रॉड डिटेक्ट करो, हमारा ऑडिट में ऐसा स्पेसिफिकली होता ही नहीं है। ऑडिट अंडर रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट डिजाइंड प्राइमरली टू डिटेक्ट फ्रॉड बट टू असेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब बता दो कि भाई अगर ऑडिट नहीं है या रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है तो क्या है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कर दो। इट इज इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पस। और फॉर एग्जांपल इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट टेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईसीआई ने आपके स्टडी मटेरियल में बस ये एग्जाम्पल दे रखा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, कंक्लूजन, since in the current case a chartered accountant is specifically asked to check account whether fraud exists, this is thus it is the nature of investigation. डन। आई होप आपको बेटर दिख रहा होगा पोजीशन की किस तरीके से आंसर्स आपको प्रेजेंट करने। कंपेयर करोगे आईसीआई स्टडी मटेरियल से, अपना माथा पटक लोगे। क्वेश्चंस का लेवल जितना अच्छा है उतना ही आंसर्स का लेवल खराब है। आईसीआई को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, मेल करना पड़ेगा, भाई आंसर्स अगर सही से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो ये ले लो मुझसे, मैं आपको रेडीमेड आंसर्स बना के दे तो वो लिख लो तुम। ठीक है, क्वेश्चंस तुम्हारे बढ़िया है, आंसर्स का क्या। ठीक है, समझ में आती है ये बात। डन। चलो अब आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। Discuss how nature of audit procedure itself is one of the reasons due to which audit cannot provide absolute assurance. अगर आपको निमोनिक याद है तो हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन पूछा, किस पे क्वेश्चन है, इनहेरेंट लिमिटेशन के एक पार्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ना टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है। ठीक है, तो उसमें एक ना का फुल फॉर्म क्या था, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आप यू कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इनहेरेंट लिमिटेशन का एक पॉइंट था, ना टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है। ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्वेश्चन अगर आ जाता है 4 नंबर का, आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें इसमें आती है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ रखा है। देखो, पहले तो 2 लिमिटेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन। दोनों के बेसिक एग्जांपल्स दे दो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होती है, सिंपल, ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं कर सकता, वो सैंपल बेसिस पे काम करता है एंड सैंपल बेसिस पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन देता है। ठीक है, तो ही कैन नॉट वेरीफाई 100% ट्रांजेक्शन, तो उसकी क्या है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, टाइम के कारण, कॉस्ट के कारण। लीगल लिमिटेशन क्या है, मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करे इंफॉर्मेशन, 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करे तो तुम क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ऑडिट की लिमिटेशन हो गई ना भाई। ऑडिट कैसे 100% गारंटी दे देगा कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो दीज आर प्रैक्टिकल लिमिटेशन। आप ये लिख दोगे, बढ़िया, आपको 2 या 2.5 नंबर मिल जाएंगे अगर ये पूरा एक्सप्लेन कर देते हो। अब इसके बाद में आपको 2-3 चीजें और बतानी पड़ेगी। सर क्या बतानी पड़ेगी, देखो, एक तो क्या, फ्रॉड वाला एंगल बताना पड़ेगा आपको। फ्रॉड वाले एंगल में क्या होता है, कलूजन हो जाता है।
कलूजन अमंग एम्प्लॉयज हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, उसके कारण आपके इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर जाते हैं, सेग्रीगेशन ड्यूटीज को ओवरराइड कर जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स चलाते हैं ये, ठीक है। अब देखो, जो भी फ्रॉड करते हैं ना उसको पता होता है कि भाई फ्रॉड कैसे पकड़ा जाएगा, तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड करते हैं, और ऑडिट स्पेसिफिकली फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए होती नहीं है, ठीक है ना। डिटेक्ट कर हम ऑडिट स्पेसिफिकली वो करते भी नहीं है कि भाई फ्रॉड ढूंढना ही ढूंढना है, ढूंढना ही ढूंढना है, वो हमारा काम भी नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन। तो आप फ्रॉड खतरनाक तरीके से होता है तो फ्रॉड ढूंढना अपने आप में बड़ी मुश्किल काम है, इसलिए यू कैन नॉट प्रोवाइड 100% गारंटी, फर्स्ट पॉइंट। साथ के साथ में आप रिलेटेड पार्टीज के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। और यहां पे 100% गारंटी देना पॉसिबल नहीं है। एंड एक और चीज आप क्या बता सकते हो कि मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन देगा और आप इंफॉर्मेशन ये मान के चलते हो कि भाई ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन देगा और हम उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। बट व्हाट इफ मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी वो इंफॉर्मेशन ही ऑथेंटिकेट नहीं है ना। तो दिस इज योर ब्रॉड एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर को आर्टिकुलेट करोगे। एक बार देखिए, चलो आ जाओ। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। The audit carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure. However, there are practical and legal limitation. Practical limitation का example दे दो, legal limitation का example दे दो, ठीक है। ये आप खुद से read करोगे, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। Then, management may consist of dishonest and unscrupulous people and may be itself involved in fraud. It may be engaged in concealing fraud by designing a sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. एंड साथ के साथ में फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट्स वाली बात भी कर दो कि ऑडिटर को लगता है कि भाई ऑडिटर तो मान के चलता है डेटा ऑथेंटिकेट दे रहा है, बट व्हाट इफ डेटा इज नॉट ऑथेंटिकेट या डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, तो भाई कैसे आप 100% श्योरिटी की बात कर सकते हो। हाउएवर इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट्स कुड बी फेक और जेन्युइन, ठीक है। डन 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप हवा में पढ़ के जाओगे, हवा में लिख के आओगे, 4 में से 1 नंबर देके आईसीआई का एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा, फिर रोगे 40 में से 40 भी नहीं आ रहे, 40 भी नहीं आ रहे, ऑडिट टफ है। आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड करो देन याद करो। जैसे मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया, उसके बाद में आंसर आर्टिकुलेट करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिलीव मी। डन 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 ये अपना थियोरेटिकल क्वेश्चंस का पार्ट हो गया। अब हम टेस्ट योर नॉलेज की तरफ पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। अब देखो टेस्ट योर नॉलेज। अब टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस आपको जो आईसीआई के हैं बढ़िया मिलेंगे, इनका लेवल सबसे अच्छा होगा। अब कैसे अप्रोच करना है ये चीज समझ लो। जब भी आपको बढ़िया 5 to 6 लाइन या इससे ज्यादा लाइन के क्वेश्चंस मिले, आपको अप्रोच क्या रखनी है, आपको सबसे पहले लास्ट की 2 से 3 लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है, ठीक है। सर रिक्वायरमेंट से काम हो जाएगा कि सीधे आंसर पर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। रिक्वायरमेंट आप पढ़ लोगे ना तो आपका पहले थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट वापस पढ़ लोगे, काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से केस स्टडी। और आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, आईसीआई का स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस आ रहे हैं केस स्टडी फॉर्म में, बट अभी भी आईसीआई का लेवल वो है नहीं। आईसीआई के लेवल में सिंपल सा है, रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे ना तुम्हें वैसी आधी चीजें पता पड़ जाएगी। एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तुम, लास्ट लाइन देखोगे, लास्ट 2 लाइन देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे तुम्हें। बस तुम्हें क्या करना होता है, केस स्टडी में जो क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन गैदर हो रखी होती है ना, या इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना, उसको गैदर करके तुम्हें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है लिंक करके, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अच्छे क्वेश्चंस है और इनके आंसर्स उससे भी अच्छे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लालजी भाई का कुछ क्वेश्चन है। पहले एक बार यहां देखो, डू ऑडिटेड रिजल्ट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइड सच अश्योरेंस। ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटेड रिजल्ट प्रोवाइड सच अश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स लाइक लालजी भाई। बोल रहे कि भाई क्या ऐसी कोई अश्योरेंस देते हैं क्या, मतलब कुछ अश्योरेंस रिलेटेड देखना पड़ेगा। इस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, हमको दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर्स बनाने हैं। लालजी भाई ने क्या करा था, लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी। द ऑडिटेड फाइनेंशियल statement of a company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profit. On above basis
he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. देखो भाई, हमारे लाल जी भाई बड़े खतरनाक है. क्या करा इन्होंने? इन्वेस्ट करा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वहां पे चीजें दिख रही थी कि भाई सब कुछ ठीक है, और इन्होंने भाई साहब इन्वेस्ट करा और ये बोल रहे हैं कि ऑडिट तो 100% गारंटी देता है, ठीक है, मेरा पैसा सेफ है और मेरा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब ऑब्वियस सी बात है, लाल जी भाई की थिंकिंग गलत है, क्योंकि हम तो क्या देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, ठीक है, हम 100% गारंटी देते ही नहीं है. ये क्यों नहीं देते? क्यों 100% गारंटी नहीं देते? क्योंकि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है. आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है सर, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख सकते हो. देन इन्होंने 100% गारंटी की बात करी, ये तो हमने थोड़ा सा समझा ही दिया, है ना. देन एक और छोटी सी चीज, हम ऑडिट जब करते हैं तो हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हमारा ओपिनियन देते हैं. क्या हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे देते हैं? नहीं सर, वो तो ऑडिट का पार्ट ही नहीं है. अब मुझे बताओ, लाल जी भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आगे जाके बढ़िया ही होगा, कैसे? हम तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दे रहे हैं. फ्यूचर हम हमारा काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है क्या? हम ये बता रहे हैं कि शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, या कंपनी इतना करेगी या कंपनी घटेगी? हमारा काम ये तो है ही नहीं. हम तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देते हैं. तो पहले तो क्या पर्पस ही नहीं समझे हमारे लाल जी भाई कि ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं देता, ऑडिटर ओपिनियन देता है, पहली बात, ठीक है. और ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देता है. ऑडिटर डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर आउटकम्स. फ्यूचर में क्या होगा? भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, हम हमारा ऑडिट में लिमिटेशन है भाई, हम यही चीज करते हैं, ठीक है. तो लाल जी भाई तुम समझे ही नहीं ऑडिट को, और तुमने लगा दी और बोल रहे हो, हल्ला कर रहे हो, पैसे डूब गए, पैसे डूब गए. ऐसा नहीं चलता लाल जी भाई, ठीक है. डन. तो एक बार अब अपना आंसर देखो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आपको मिलेगा. नो, लाल जी भाई थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहले तो हमने पर्पस समझाया. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसट्रीटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. However, an audit does not guarantee the future performance. हम फ्यूचर की बातें ही नहीं करते. और that it is free from all risk. ऑडिट कभी भी गारंटी नहीं देता. Limitation of audited financial statement. The audit report is based on historical data, not future predictions. A company financial health can change due to unforeseen circumstances such as market condition, management decisions, or economic downturns. The auditor responsibility is to express an opinion on the truth and fairness of the financial statement, not to assure the safety of investment. ठीक है, हमने क्लियरली बता दिया. एंड फाइनली हमारा कंक्लूजन हमने लालजी भाई को क्या दिया? लालजी भाई assumes that the audit guarantees his investment safety. This is a misinterpretation of the purpose of the audit report. Basically लालजी भाई समझ ही नहीं पाए थे कि ऑडिट रिपोर्ट का पर्पस क्या है. While audited result can provide confidence, that should be used alongside with other factors like market trend, industry risk, and company strategic decisions. Audited result do not ensure that the investor money is completely safe. ठीक है, डन. सो दिस वॉज योर आंसर. इस तरीके से आपको करना है. देखो, मैंने आपको जो आंसर्स डिजाइन करके दिए ना, आप इसका 80-90% तक भी पहुंचना स्टार्ट हो गए ना, आप मान के चलो आईसीए आपको 4 में से 4 दे देगा. बट आपको समझना पड़ेगा आंसर्स कैसे आपको लेके चलने हैं. हवा में बातें लिख के आओगे, आई मजा नहीं आएगा. कंपेयर इट विथ आईसीएस स्टडी मटेरियल. सेम आंसर को आप आईसीएस स्टडी मटेरियल से कंपेयर करोगे, आपको लगेगा यार आईसीएस हमारे साथ में क्या गेम खेल रहा है, मतलब मजाक कर रहा है. सबसे ट्रिकी पेपर के अच्छे क्वेश्चंस तो बना रहा है पर सॉल्यूशंस अभी भी खराब. ठीक है, ये दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है. ठीक है, डन. क्लैरिटी. अच्छा, आंसर्स यहां तक तुमने वीडियो देख लिया है, पसंद आ रहा है, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि जिन जिनको ये केस स्टडीज की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्यूशन मिले, कुछ बेटर आउटकम मिले. भला करोगे भला होगा. ठीक है, और एडिटर तो बोल ही रहा है, आगे समझ ही नहीं आएगा अच्छे क्वेश्चंस, और एडिटर साहब बोल रहा है, इशारा कर देता है मेरे को, सर नहीं आएगा अगर लाइक नहीं करेगी. वो देखता रहता है सब कुछ. ठीक है, डन. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट लाइन क्या दिख रही है? डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? स्कोप ऑफ ऑडिट. ठीक है,
तो पहले ही हमको आइडिया लग गया स्कोप ऑफ ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारी थिंकिंग अब वहीं जाएगी. Good Deeds Limited is engaged in the business of recycling of waste from the dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make the city clean. During the course of audit by Zoa and Zoa, a firm of auditor, it is observed by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following the certain environment regulation involving, this is important, imposition of hefty monetary penalty on the company. ऑडिटर को एक नोटिस मिला और उसमें आपको नोटिस में क्लियरली बोल रखा है कि कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं करिए जिससे आप पे बहुत अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है मॉनेटरी अमाउंट में. द कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस. अच्छा एक चीज समझना, ऑर्डर नहीं निकला है, नोटिस आया है. नोटिस का रिस्पॉन्स करेंगे, फिर बातें चलेगी, ऑर्डर तब निकलता है. तो नोटिस आया है अभी. द ऑडिटर पॉइंट्स आउट दैट द सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर बोल रहा है भाई डिस्क्लोज तो करो, मॉनेटरी पेनल्टी तुम पे लगने वाली है, शेयर होल्डर को बताओ तो सही. द कंपनी पॉइंट आउट दैट द ऑडिटर आर गोइंग बियॉन्ड स्कोप ऑफ देयर वर्क. क्यों भाई, ऐसा किसने कह दिया? गलत बात कह रहे हो तुम. ठीक है, देखो सिंपल, ऑडिटर होता है ना, वो कवर ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी. पहले तो ये चीज समझो, जिसमें आपके लॉज एंड रेगुलेशंस भी कवर हो जाते हैं. ठीक है, अब यहां पे कंपनी को जब नोटिस मिला, तो नोटिस मिला तो ऑब्वियसली मॉनेटरी पेनल्टीज की बातें हो रही थी, हैवी अमाउंट की. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोविजन या कंटिजेंट लाइबिलिटीज के बेसिस पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी गाइडलाइन बोलता है, आपको वो करना पड़ रहा है. क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कंटिजेंट लाइबिलिटी बना देनी चाहिए. आप प्रोविजन के बारे में भी बात कर सकते हो. ठीक है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी का तो आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. हाँ, और अगर नहीं करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली मिसस्टेटमेंट है, और ऑडिटर को ये, ऑडिटर के लिए काम की बात है भाई. हाँ, तो क्लियरली ये स्कोप ऑफ ऑडिट में फॉल होता है. अच्छा, अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर तुम ये नहीं करोगे, ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा भाई ये सही कर दो यार, तुम इसको डिस्क्लोज कर दो नोट्स टू अकाउंट में. और अगर डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो और इसका इंपैक्ट मटेरियल अमाउंट हो सकता है, तो आप अपने ओपिनियन के पे क्या इंपैक्ट आ सकता है उस पे भी इंप्लीकेशन आप देखोगे. ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट बिल्कुल गलत बात बोल रहा है. ऑडिटर के स्कोप में बिल्कुल ये चीजें फॉल होती है रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस, और यहां पे आपको इसी तरीके से अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करना है. ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझे, आंसर पूरा समझे. अब अपन अपना आंसर को रीड करते हैं, आओ. यस, दिस मैटर फॉल्स विद इन द ऑडिट स्कोप बिकॉज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड ट्रू एंड फेयर व्यू इंक्लूडिंग मटेरियल लायबिलिटीज एंड डिस्क्लोजर. सिग्निफिकेंस ऑफ नोटिस, नोटिस की सिग्निफिकेंस बताओ, क्योंकि नोटिस में क्लियरली पेनल्टीज की बात हो रही थी, वो भी बड़ी पेनल्टीज. द एनजीटी नोटिस इन्वॉल्व्स मॉनेटरी potential penalties that could impact the company financial position requiring disclosure as per AS 29 on contingent liabilities. ठीक है, अच्छा अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई पेनल्टी आ सकती है तो उसको प्रोविजन भी बनाना चाहिए, तुम वो भी लिख सकते हो. मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क, नॉन डिस्क्लोजर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द एफएस. ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी है कि भाई वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि भाई सही करो, अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट ओपिनियन देखेगा. ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस विद लॉस impacting financials and assess whether liabilities are properly disclosed. Conclusions: the auditor are not exceeding their scope. The company must disclose the notice to comply with the financial reporting standard. क्या ये बात आपको समझ में आती है? बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. ठीक है, डन, क्लैरिटी. ठीक है, आगे बढ़े, चलो. क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया 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 क्वेश्चन मिलेगा आपको. क्वेश्चन क्या पूछा है, ही वॉज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट एन अर्ली रिपोर्ट. ठीक है, वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. मतलब सीए को किसी को हायर करा है, उसको बोला है रिपोर्ट कर, और आपसे पूछा है क्या कि ये ऑडिट जैसा है क्या असाइनमेंट. देखते हैं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा पूरा. अ ह्यूज फायर broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of a public sector.
इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर who was deputed for assessing loss, इसको मार्क करो यार. The regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books and accounts of a company as circumstances surrounding the loss. ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है ये चीज समझो. फायर लगी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर को तो भेजा था, ठीक है, बट अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक चार्टेड अकाउंटेंट को भेजा और स्पेसिफिकली बोला कि जो फायर के कारण लॉस हो रहा है ना, उसको एक बार कंप्यूटेशन कर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर और मुझे रिपोर्ट कर. तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये पर्टिकुलरली ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है. दिमाग लगाओ, क्या कुछ स्पेसिफिक आपको काम बोल के भेजा गया है. हाँ सर, तो क्या ये आपको इन्वेस्टिगेशन जैसा लग रहा है, या इन्वेस्टिगेशन और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में आपको बस इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट मिलेगा. आई वुड सजेस्ट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी लिख के आओ, ठीक है. अग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी क्या होता है भाई, आपको बोला जाता है कि ये करो, ठीक है, तो आप उसका भी पॉइंट लिख सकते हो, है ना. अब ये तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है. आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके आ सकते हो और क्लियरली ये बताओ कि भाई ये ऑडिट का पार्ट नहीं है, ऑडिट का पार्ट नहीं है. साथ के साथ में आप रीजनेबल अश्योरेंस या ऑडिट को भी थोड़ा सा डिफाइन करके आ जाओगे तो आपका आंसर बढ़िया तरीके से बन जाएगा. ठीक है, डन. बेसिक आइडिया लगा किसका पार्ट है. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्यों है या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का पार्ट क्यों है, क्योंकि आपसे ओपिनियन नहीं मांगा है, आपको बोला है कि भाई तुम ये लगाओ और हमें फैक्चुअल फाइंडिंग्स बताओ. ठीक है, ये बेसिक सी बात है. क्लैरिटी, डन. आ जाओ भाई, एक बार पूरा आंसर रीड करना, अच्छा क्वेश्चन है. नो, the report by the chartered accountant would not be in the nature of audit report. Following are the reasons. First, nature of engagement. The CA engagement is to verify a specific financial record and circumstance and need relating to fire loss, which is an agreed upon procedure or investigation. ICAI study material में investigation लिखा है, but you never know same question का answer ICAI agreed upon procedure के हिसाब से भी लिख देना, पता नहीं पड़ेगा. इसलिए I have suggested both. दोनों का mention कर दो ना, नंबर नहीं कटेगा, वरना पता नहीं पड़े भाई, आईसीआई नंबर काट ले. नॉट ए स्टैच्यूटरी ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट. ऑब्जेक्टिव क्या है, द फोकस इज ऑन असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द लॉस रादर देन प्रोवाइडिंग एन ओपिनियन ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अश्योरेंस लेवल, यहाँ पे अगर बात करें तो अश्योरेंस होती नहीं है. अनलाइक एन ऑडिट रिपोर्ट विच प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, दिस एंगेजमेंट वुड रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग्स विदाउट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन अश्योरेंस. कंक्लूजन, सीए रिपोर्ट इज नॉट अ ऑडिट रिपोर्ट बट ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन असाइनमेंट रिलेटिंग टू इंश्योरेंस क्लेम. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, डन डन डन. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन है. अगर यहां से तुम जीवर प्रोडक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, तुम्हारा काम हो गया भाई. तुम एग्जाम में क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे. ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यहां से पढ़ लो, पार्टनर से पढ़ लो. ठीक है, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ब्लेम ऑडिटर्स फॉर फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज. अच्छा, पार्टनर ब्लेम कर रहे कि भाई तुमने काम सही से नहीं करा है. अब पार्टनर्स ऑफ अ फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट, इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच अ सिचुएशन. ओके, मतलब पार्टनर कह रहे हो ऑडिटर को भाई तू काम वाम सही से नहीं कर रहा है, तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बताना है कि पार्टनर सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तुम्हें पूरा ऑडिट का ज्ञान यहाँ पे रखना पड़ सकता है. ठीक है, देखते हैं एक बार. तो जीवा प्रोडक्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस. द फर्म हैज अपॉइंटेड जेजे एंड सीयू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट देयर अकाउंट्स फॉर अ ईयर. द ऑडिटर्स वर सेटिस्फाइड विथ कंट्रोल सिस्टम, कैरिड आउट रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स. अच्छा, प्रोसीजर्स भी कैरिड आउट करे हैं, कंट्रोल सिस्टम मतलब कंट्रोल टेस्टिंग भी करी है, एंड नेसेसरी वेरिफिकेशन भी करा है. मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ऑडिटर ने यही करा है. इन पर्टिकुलर दे कैरिड आउट सैंपल चेकिंग ऑफ परचेजेस, ट्रेस परचेज बिल टू जीएसटी पोर्टल एंड ऑल्सो मेड कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर. मतलब एडिक्वेट प्रोसीजर्स तो करे भाई, हमारा ऑडिटर बढ़िया ऑडिटर है भाई, एडिक्वेट प्रोसीजर्स करे ऐसा लग रहा है. They were satisfied with audit evidence obtained by them as a part of audit exercise. An audit report was submitted to the firm giving an opinion that the FS reflected correct and fair view. ठीक है सर.
अब हुआ क्या, ये पढ़ो बिल्कुल ध्यान से। However, later on it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchase of small values by colluding with unethical dealers. जोरदार। हमारा परचेज मैनेजर हमारा नहीं रहा, वो फ्रॉड करने के एंगल पे आ गया है। उसने स्मॉल डीलर्स, उसने क्या करा, स्मॉल डीलर्स को बोला भाई फेक इनवॉइसेस बना देना, ठीक है मैं पास करवा दूंगा। पेमेंट टू डीज डीलर्स वर ऑल्सो मेड इन कोनिवेंस विद अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। अकाउंटेंट से भी सेटिंग कर ली कि भाई इनको पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज समझो, पूरे क्वेश्चन को समझो। पार्टनर ब्लेम कर रहे हैं ऑडिटर, तुमने काम नहीं करा। अरे कैसे काम नहीं करा, देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे तुम आंसर्स बताओगे। ऑडिटर ने सफिशिएंट काम करा है, इसके लिए उसके ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बताया कि परचेज का उसने वाउचर्स देखे हैं, कंफर्मेशन लिए, जीएसटी पोर्टल से ट्रेस करा है, ये बताया। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर्स तो एडिक्वेट है, ठीक है सर। अच्छा, फिर यहां पे हुआ क्या है, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है। और यहां पे कलूजन हुआ ना, तो कलूजन ने क्या करा, इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर दिया। इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस थी, बाईपास कर दिया, ठीक है। और स्पेसिफिकली भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी थी। जैसे पेमेंट अलग कर रहा था और अकाउंटेंट पेमेंट करता था और वो परचेज का मैनेजर अलग था, पर उन्होंने कलूजन करा तो भाई ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को भी पूरी तरीके से बाईपास कर दिया। मतलब तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया स्पेसिफिकली, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ऑडिटर ने अपना काम नहीं करा। और स्पेसिफिकली ऑडिटर की तो यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन भी आ गई, इनहेरेंट लिमिटेशन भी आ गई। क्यों, क्योंकि कलूजन हो गया है, फ्रॉड का एंगल हो गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ना, कि ऑडिटर कैसे देखेगा भाई, कैसे वो पूरा 100% श्योरिटी दे सकता है। ऑडिटर ने अपना एडुकेट ऑडिट प्रोसीजर लगाया, काम करा है। तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस थी, कलूजन हुआ अमंग डीलर, तुम्हारा परचेज मैनेजर और तुम्हारा अकाउंटेंट, कलूजन हुआ तो इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर गए, ठीक है। तो भाई पार्टनर, तुम बिल्कुल गलत तरीके से ब्लेम कर रहे हो, तुम बिल्कुल बिल्कुल नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशन का सपोर्ट लेगा, अपने एडुकेट ऑडिट प्रोसीजर्स का सपोर्ट लेगा, ठीक है। समझे, क्लैरिटी, बढ़िया 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 बढ़िया। देखो, partners of Ziva product are incorrect in blaming the auditor entirely for the undetected fraud. Auditors are responsible for providing reasonable assurance that FS are free from material misstatement, but they cannot guarantee detection, especially those involving collusion. In this case, fraud occurred because the purchase manager colluded with unethical dealers to book fake purchases with payment authorized by the accountant. Collusion bypass internal control, making such fraud difficult to detect through normal audit procedure. Despite this, हम बता रहे कि भाई ऑडिटर ने तो फिर भी एडुकेट प्रोसीजर करे थे। ऑडिटर परफॉर्म नेसेसरी चेक सच एज सैंपल वेरिफिकेशन, जीएसटी रिकंसिलेशन एंड सप्लायर कंफर्मेशन विच आर एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो प्राइमरली इश्यूज लाइज इन द फर्म इंटरनल कंट्रोल वीकनेस विच अलाउड वन इंडिविजुअल or a group to manipulate record. The partner should focus on enhancing control such as strong segregation of duties, ये keywords है आपके, independent reviews and regular monitoring to prevent future fraud, while auditor provide an important layer of oversight. The ultimately responsibility for fraud prevention lies with the management, ठीक है। डन, क्लैरिटी है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ में कर लो ना, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रीसेंट एमटीपीज आरटीपीज में इसकी झलक देखने को मिली है, और आप मान के चलो एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर, ठीक है। देखते क्या क्या क्वेश्चन है। कैन राजा एंड सीओ, कैन राजा एंड सीओ प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट, पूछ रहे कि क्या राजा एंड सीओ मतलब क्या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी कोई रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते क्या। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच रिपोर्ट, वुड इट बी नेसेसरी फॉर देयर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, ऑडिट वर्ड तो गाया भी है, एविडेंस इन सच अ केस, ठीक है। मतलब क्या ऐसी रिपोर्ट दे सकते हैं क्या, इस रिपोर्ट का नेचर क्या होगा,
मतलब रीजनेबल अश्योरेंस है या लिमिटेड अश्योरेंस है, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। वुड इट बी नेसेसरी फॉर देम देयर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तीन क्वेश्चन आपसे पूछे, तीनों का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। The management of Exotic Tours and Travels Limited requests its auditor Raja and CEO to provide an assurance report on the FS for the first quarter of a year by skipping required detailed procedure। अच्छा, किसकी बात हो रही है? बोल रहे हैं कि पहले क्वार्टर की करनी है एक तो, और सेकंड क्या, डिटेल प्रोसीजर लगाने नहीं है। मतलब ये किसको हिंट करने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो ये रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। रिव्यू में क्या होता है, आप लिमिटेड प्रोसीजर्स लगाते हो और आपका नेचर ऑफ अश्योरेंस कैसा होता है, लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। एंड बट इसमें भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, डोंट यूज द वर्ड ऑडिट हियर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही पड़ता है, इसमें कोई डिनाइल वाली बात नहीं है। लिमिटेड प्रोसीजर्स, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप लगाते हो, ठीक है, डन। तो ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं जिससे आपको आंसर्स बताने हैं। ये तीनों पॉइंट के तीनों आंसर है, बस इसी को आपको फ्रेमिंग अच्छे से करनी है और आंसर अपना प्रेजेंट करना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, डन। चलो एक बार देख लो यार। राजा एंड सीओ cannot provide an assurance report without performing the necessary detailed procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence। पहले हमने बोला कि भाई ये ऑडिट वाली बात ही नहीं है, ऑडिट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप डिटेल प्रोसीजर बिना लगाए अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दो। अश्योरेंस एंगेजमेंट सच एज रिव्यू और ऑडिट रिक्वायर कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड इंश्योरिंग दैट रिपोर्ट इज रिलायबल एंड क्रेडिबल। नेचर ऑफ रिपोर्ट, इफ राजा एंड कंपनी स्किप्स डिटेल प्रोसीजर, तो ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, दे मे इशू अ लिमिटेड अश्योरेंस रिपोर्ट सच एज रिव्यू रिपोर्ट अंडर एसआरई 2400 और 2410, 2410, ठीक है। इन सच अ केस दे परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर सच एज इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर रादर देन अ फुल ऑडिट। हाउएवर इवन फॉर अ लिमिटेड अश्योरेंस रिपोर्ट आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मस्ट बी ऑब्टेन टू कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्लॉसिबल, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्लॉसिबल। तो की कंसिडरेशन क्या है, सफिशिएंट एविडेंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की तरह आपको काम करना है, एंड फाइनली कंक्लूजन दे दो, राजा एंड सीयू मस्ट अडेयर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड कैन नॉट स्किप रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर आप स्किप कर भी रहे हो तो फिर आपको लिमिटेड रिव्यू के बारे में बताना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आता है? दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पूरा रिव्यू का कॉन्सेप्ट, पूरा आईसीआई ने एक ही क्वेश्चन में पूरा रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन रिव्यू यू अप्लाई लिमिटेड प्रोसीजर्स लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फर्स्ट पॉइंट। देन यू नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ऑडिट वर्ड को काटो, एविडेंस, ठीक है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। यू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स, आपके लिमिटेड अश्योरेंस होती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिटेड प्रोसीजर्स लगाते हो, ठीक है। आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, आपको एथिकली काम, ये सारी चीजें तो आप में इसमें भी चलती है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, दिस इज योर वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया, ठीक है। मजा आया? अप्रोच समझ में आ रही है? सेम कंपेरेटिव विद आईसीएस स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। आप हंसोगे, आप बोलोगे मजाक कर रहे होगे, क्वेश्चन इतने बढ़िया पूछते हो, आंसर उतने ही गंदे करते हो तुम, ठीक है। इसलिए भाई ये सीरीज पूरी देखना, पूरे के पूरे चैप्टर्स की ये सीरीज देखना, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ में रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, केस स्टडी से जो डर है आपका, वो केस स्टडी का डर भी आपका खत्म हो जाएगा। और टाइम पास हम करते नहीं है, हमारे वीडियो में टाइम पास हमें करना नहीं है, ठीक है। टाइम पास के लिए क्लास में हंसी मजाक कर लेता है, यहाँ पे भाई जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है, डन। चलो अब ये 6 क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, सर करवा दो, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से रीड करोगे, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, चैप्टर नंबर 4 ऐसे 505 जब आप पढ़ लो ना, तो उसके बाद में ये खुद से रीड करना, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। क्या है, मैं सिंपल बोल देता हूं। जब आप मेन ऑडिट प्रोसीजर की जगह कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है।
और डॉक्यूमेंटेशन करते समय आपको रीजंस भी लिखने होते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि वाई यू हैव अप्लाइड ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ने आपका कैसे काम करा। ठीक है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में क्या लास्ट एक छोटा सा पैराग्राफ था जहाँ पे ये टॉपिक था डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आईसीआई ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसे 505 की नॉलेज नहीं है ना, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ नहीं पाएगा, मेन क्वेश्चन में इतनी सारी बातें क्या दे रखी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। बट ऐसे 505 के बाद में ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मजा ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, डन 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 डन, बढ़िया। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 1 आईसीएस स्टडी मटेरियल ऑल क्वेश्चंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज की क्वेश्चंस भी हमने सारे कवर अप कर लिए। हमने आंसर प्रेजेंटेशन करना भी सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 1 के बाद में बहुत सारे चैप्टर्स अपन को करने हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताना कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, कौन सा ऐसे टॉपिक्स है आपको ऑडिट में जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियोज जहाँ पे जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी आएगी उतने आपको वीडियोज मिलते जाएंगे। ठीक है, डन, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।